जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको बारहवीं बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए है। और इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग क्या करेंगे कि आपको संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जो कि हमारा ये पॉलिटिकल साइंस का बेसिक है, उसका हम लोग क्या करेंगे कि आपको पार्ट 2 वीडियो का एनालिसिस करेंगे। और इससे पहले जो है वो आपको इस सीरीज के अंतर्गत 10 प्रश्न जो है उसका एनालिसिस हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में, जहां पे आपको वो वीडियो जो है देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है समझिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जैसा कि हर दिन आप लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से। चलिए देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव, ठीक है ना, किसका पड़ा है। ऑप्शन ए जो कह रहा है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, उसके बाद कह रहा है आपको ब्रिटेन के संविधान का, यूएसए के संविधान का और कनाडा के संविधान का। तो देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, ठीक है ना, इसका भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा क्या होता है कि आपको प्रभाव पड़ा था। भारतीय संविधान के जो अधिकांश चीज जो थे वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या थे कि आपको प्रेरित थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कई सारे जो चीज है उसके बारे में आपको क्या है कि आपको दिए गए हैं। जैसे देखिए कि ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले जैसे आपको एकल नागरिकता क्या है, एकल नागरिकता। तो देखिए साथियों, एकल नागरिकता जो है वो आपको कहां से लिया गया है, तो क्या कहेंगे ब्रिटेन के संविधान से, हमारे भारत में यह प्रेरित है। इसके अलावा आपको संसदीय शासन प्रणाली क्या है, संसदीय, ठीक है ना, आपको शासन प्रणाली। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि संसदीय शासन प्रणाली जो है भारतीय संविधान में वो किस देश से प्रेरित है, तो आप क्या कहोगे कि वह जो है आपको ब्रिटेन से क्या है कि आपको प्रेरित है। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, विधि का शासन क्या है, विधि का जो है आपको शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ। इसके अलावा आपको विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, इन चीजों को याद रखिएगा। तो देखिए, विधि का शासन, ठीक है ना, विधि निर्माण की जो आपको प्रक्रिया है क्या है, प्रक्रिया है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आपको विधि के जो समक्ष है क्या है, समक्ष है, ठीक है ना, वो आपको क्या कहेंगे समानता। तो ये सारे चीज जो है वो आपको ब्रिटेन के संविधान से क्या है कि भारतीय संविधान में जो है वो आपको प्रेरित है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा समझिए एग्जाम में, एकल नागरिकता, ठीक है ना, इसके अलावा आपको संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वह आपको भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो हम क्या जानते हैं, तो वह आपको ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। वहीं अगर हम यूएसए के संविधान की बात करते हैं तो यूएसए के संविधान से कुछ मूल चीज आपको याद रखना है। जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, यानी कि एफआर, कहने का मतलब हुआ कि जो मौलिक अधिकार है। इसके अलावा आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो पद है क्या है, राष्ट्रपति, याद रखिएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति के अलावा जो आपको उपराष्ट्रपति के पद है वो भी आपको कहाँ से प्रेरित है, तो आपको अमेरिका से प्रेरित है। इसके अलावा आपको जनहित याचिका क्या कहेंगे, जनहित याचिका, जनहित याचिका के अलावा आपको सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है क्या है, प्रावधान है। इसके अलावा और भी चीज है जो आपको अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, क्या है, प्रेरित है। जैसे आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इसके अलावा विधि के समक्ष संरक्षण। तो ये सारे चीज जो है वो आपको अमेरिकी संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। फिर आ जाएगा आपको कनाडा के संविधान। तो कनाडा के संविधान से भारत का जो है वो आपको संघात्मक मॉडल, कौन मॉडल, संघात्मक मॉडल। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत का संघात्मक मॉडल किस देश से प्रेरित है, तो क्या कहेंगे कनाडा से। इसके अलावा आपको राज्यपाल की जो नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया है वो भी आपको कहां से प्रेरित है, तो कनाडा से प्रेरित है। तो 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था जानते हैं
कि केंद्र में जो था वो आपको द्वैध शासन जो था वो आपको लागू किया गया था, ठीक है ना, और प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत क्या हुआ था कि आपको जो भारत परिषद था, क्या था, भारत परिषद, ठीक है ना, इस भारत परिषद को भी क्या कर दिया गया कि आपको समाप्त कर दिया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि भारत परिषद को किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है ना। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया था, तो कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था, तो 1935 के जो एक्ट था उसके द्वारा, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है, याद करना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको ए हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है समझिएगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, क्या है, सर्वोच्च है। मतलब कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें जो सर्वोच्च है वो कौन है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका एक कह रहा है क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी जो है संविधान है, सी में आपको संसद है, और डी में जो है क्या है, आपको धर्म है। तो देखिए तो ये जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है इसमें जो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर जो है वो आपको कौन है, संविधान है। क्या है, संविधान है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि सर ये जो संविधान है यह है आखिरकार क्या। तो देखिए तो भारत में क्या है कि आपको जो सबसे बड़ा कानून है, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि आपको जो भारत में सर्वोच्च विधि है वो आपको कौन है जानते हैं, तो वो आपको संविधान है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत में जो सर्वोच्च विधि है वो आपको क्या है, तो आपको संविधान है। तो आइए हम यहाँ से आपको संविधान का जो एक परिभाषा है वो बता देते हैं, अर्थात संविधान हम कहेंगे किसको, समझिए। तो देखिए संविधान में क्या होता है, नियम कानून परंपराओं आदि का क्या होता है कि आपको संकलन होता है। क्या होता है, संकलन होता है, ठीक है ना। जो एक देश पर शासन करने के लिए क्या होता है कि आपको बनाया जाता है। तो इसी को अगर हम 2 नंबर की परिभाषा में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम कहेंगे नियमों कानूनों परंपराओं आदि का संकलन जो एक देश पर शासन करने के लिए होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो किसी भी देश की जो सर्वोच्च विधि होती है वह उसका क्या होता है, संविधान होता है। और हमारे भारत में जो है संविधान जो है वो आपको क्या जानते हैं, तो आपको सर्वोच्च विधि है। फिर यहाँ से एक बताया कि आपको सर्वोच्च न्यायालय, तो यहाँ से याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था भारत में वो आपको 28 जनवरी 1950 को। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा संविधान। तो देखिए तो भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था यह जान लीजिए। तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था, लेकिन आंशिक रूप से। कैसे लागू हुआ था, आंशिक रूप से, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। तो देखिए भारत का संविधान जो है वो आपको पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको 26 जनवरी 1950 को, और आंशिक रूप से जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। तो इस दिन क्या हुआ था कि आपको 16 अनुच्छेद जो थे वो आपको लागू किए गए थे, लेकिन आपके लुसेंट में 15 अनुच्छेद देते हैं, ठीक है ना। तो आप एक कोई बेहतर सा बुक पढ़ेंगे उसमें आपको स्पष्ट जो है आपको दिया गया है, ठीक है ना। इस 15 अनुच्छेद के अलावा एक अनुच्छेद और थे जिसको लागू किया गया था, और उसी अनुच्छेद में इन सभी अनुच्छेदों के बारे में क्या मतलब क्या किया गया था कि आपको लिखा गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था तो कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, तो क्या कहेंगे, तो आपको 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर 26 जनवरी को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो इस दिन हम लोग क्या करते हैं, तो इस दिन हम लोग बच्चों गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि इस दिन हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। फिर आपको 26 नवंबर को जो होते हैं वो हम लोग
आपको क्या कहते हैं कि संविधान दिवस जो होते हैं वो आपको मनाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक आया संसद, क्या है संसद। तो संसद जो होती है देश में विधि बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होती है, और इस संसद के संरचना के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो आपको संविधान के अनुच्छेद 79 में, कितना में किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 79 में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा है, पहले बच्चों हम लोग इसे समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, ठीक है ना, इनमें से कौन सर्वोच्च है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय, समझ जाइए, दूसरा संविधान, तीसरा संसद और चौथा धर्म। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो आपको संविधान होगा। और संविधान जो होता है किसी भी देश की वो आपको सर्वोच्च विधि होती है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था, तो हम कहेंगे 26 नवंबर 1949 को, जो कि आपको आंशिक रूप से लागू हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो ये फिर यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि सर 26 जनवरी को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, इससे पहले 26 नवंबर को लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे। तो हम कहेंगे आपको कि टोटल उस समय जो थे 16 अनुच्छेद जो थे वो आपको लागू किए गए थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, ठीक है ना। फिर अगला जो है आपको संसद। तो संसद जो होती है देश में विधि बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो संसद है इसका जो उल्लेख है वो आपको संविधान में कहाँ है, तो अनुच्छेद 79 में। यानी कि संसद का जो क्या है कि आपको संरचना है, यानी कहने का मतलब कि जो हमारे पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो उल्लेख किया गया वो किस अनुच्छेद में जानते हैं, 79 में, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए साथियों अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो पहले आप इसे जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है समझिए। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग हमें बताएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है, ठीक है ना, यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, तो कल ही इसके बारे में समझाए थे कि यह जो है क्या जानते हैं, राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और याद रखिएगा कि ये जो भारतीय जो संघात्मक मॉडल है, इस संघात्मक मॉडल में क्या है जानते हैं कि आपको केंद्र जो है वो आपको अधिक शक्तिशाली, याद रखिएगा कि भारत के संघात्मक मॉडल में केंद्र क्या है जानते हैं, तो आपको अधिक शक्तिशाली है। किसके तुलना में, तो आपको प्रांतों की तुलना में। किसके तुलना में, प्रांतों की तुलना में। इसीलिए आप ये कह सकते हो भारत में क्या जानते हैं कि भारत जो है नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। याद रखिएगा कि भारत क्या है, भारत जो है वो आपको क्या है, तो देखिए तो भारत जो है वो आपको नस्वर राज्यों का क्या है, नस्वर राज्यों का क्या है जानते हैं, तो आपको अनस्वर संघ है। क्या है, अनस्वर संघ है। यहाँ राज्यों को तो समाप्त किया जा सकता है लेकिन संघ को जो है समाप्त नहीं किया जा सकता। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि भारत जो है वो आपको क्या है, तो आप क्या कहोगे कि सर भारत जो है वो आपको नस्वर राज्यों का क्या है जानते हैं, तो आपको अनस्वर संघ। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो है वो आपको क्या जानते हैं कि केंद्र जो है अधिक शक्तिशाली है जबकि आपको प्रांत जो है कम शक्तिशाली है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अनुच्छेद 1 में यही बात कही गई कि भारत जो है राज्यों का क्या है कि आपको संघ है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय जो संघात्मक मॉडल है या संघीय मॉडल है उसमें अधिक शक्तिशाली कौन है, तो आप क्या कहोगे, केंद्र है, ठीक है ना। प्रांतों की तुलना में, क्या है, प्रांतों की तुलना में। तो ये जो भारत का संघात्मक मॉडल है वो किस देश से प्रेरित है, तो आप कहोगे कनाडा से। कहां से है, कनाडा से प्रेरित है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगी कि सर कनाडा से या कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में और कौन सी चीज प्रेरित है, तो वह है आपको राज्यपाल की जो नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया है वह आपको प्रेरित है। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 13 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वह आपको ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है 14 नंबर, वो क्या कह रहा है समझिए, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है वह किसे है, ठीक है ना। ऑप्शन ए कह रहा है, देखिए क्या आपको सभी लोगों को दिखते होंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन बी कह रहा है आपको प्रधानमंत्री। उसके बाद कह रहा है आपको संसद, और डी में कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो हो जाएगा आपको यानी कि संसद। क्या हो जाएगा, संसद। तो याद रखिएगा कि भारतीय संघ में किसी राज्य को जो सम्मिलित करने का अधिकार है वो किसे है, तो आपको संसद को है, ठीक है ना।
तो यहाँ से एक बात आएगी, संविधान का एक जो अनुच्छेद है, एक क्या है अनुच्छेद, उसको आप याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया जानते हैं कि भारत जो है वो आपको राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत जो है वो आपको राज्यों का क्या जानते हैं, तो आपको संघ है। फिर यहाँ से आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 2 जो है क्या है, अनुच्छेद 2, इसमें क्या कहा गया? तो देखिए अनुच्छेद 2 के तहत संसद जो है वो आपको क्या कर सकता है कि भारतीय संघ में किसी नए राज्य को प्रवेश जो है वो आपको करा सकता है, अर्थात एक नए राज्य की स्थापना जो है वो आपको कर सकता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद है आपको आर्टिकल जो 3 है, अनुच्छेद 3, इसके तहत क्या है? तो संसद किसी राज्य के नाम, सीमा आदि में क्या कर सकता है कि आपको परिवर्तन कर सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, तो हम क्या कहेंगे? संसद को। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, इस ऑप्शन के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको जानेंगे। तो देखिए, तो भारत में राष्ट्रपति का जो पद होगा वो आपको अनिवार्य रूप से होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है, ठीक है ना। फिर आपको अनुच्छेद 75, तो अनुच्छेद 75 के तहत क्या होते हैं कि आपको प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो आपको राष्ट्रपति करते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। संसद की जो संरचना है इसके बारे में जो उल्लेख है अनुच्छेद 79 में, और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 93 में, कितना में है? अनुच्छेद 93 में, ठीक है ना। तो आप इन सभी चीजों को आप याद रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन सबका जो उल्लेख है अनुच्छेद 93 में। संसद की संरचना, तो अनुच्छेद आपको कितना जानते हैं? 79 में। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? 75 के तहत, ठीक है ना। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है ना, प्रधानमंत्री के सलाह पे। उसके बाद है भारत में राष्ट्रपति का जो पद होगा वो आपको अनिवार्य रूप से होगा, ठीक है ना। तो यह बात जो कही गई किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में। तो इन चीजों को याद रखिएगा। फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए अभी जो राष्ट्रपति है वो आपको कौन है? तो देखिए, तो अभी जो राष्ट्रपति है महामहिम द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि अभी जो भारत के राष्ट्रपति है वो कौन है? तो क्या कहेंगे? महामहिम द्रौपदी मुर्मू, जो कि आपको 15वें क्रम के क्या है कि आपको राष्ट्रपति है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। फिर यहाँ से आपका अगला एक प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो आप सबको पता है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इनका नाम याद रखिएगा। और अभी जो लोकसभा अध्यक्ष है वो आपको कौन है जानते हैं? तो अभी जो लोकसभा अध्यक्ष है वो आपको ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। तो इन चीजों को बच्चे आपको अच्छे से याद रखना है। और ओम बिरला जो है वो आपको कोटा से क्या है कि आपको लोकसभा आपको सदस्य है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए यहाँ से हम क्या क्या सीखे? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपको राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी जो नियुक्ति करते हैं वो आपको कौन करते हैं? तो आपको राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुच्छेद 79 में संसद के संरचना के बारे में आपको उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से एक चीज जान लीजिए कि हमारी जो संसद है क्या है? संसद है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पहले समझिए। तो हमारे संसद में आपको क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और आपको राष्ट्रपति क्या होते हैं कि आपको शामिल होते हैं। क्या होते हैं? शामिल होते हैं। समझिए कि संसद जो किससे मिलकर बना है? तो लोकसभा, राज्यसभा और आपको राष्ट्रपति से, ठीक है ना। तो देखिए, तो लोकसभा के बारे में जो उल्लेख है अनुच्छेद 81 में, और राज्यसभा का जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 80 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इधर देखिएगा संसद का उल्लेख कहाँ है? तो आपको अनुच्छेद 79 में। तो देख रहे हैं 79, 80 और 81। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 कहेंगे तो इसमें क्या कहा गया कि भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। संसद जो है किसी नए राज्य का जो प्रवेश है वो आपको अनुच्छेद 2 के तहत क्या है कि भारतीय संघ में करा सकता है, ठीक है, यानी कि नए राज्यों की जो है वो आपको स्थापना जो है वो आपको कर सकता है। अनुच्छेद 3 जो है वो आपको क्या कहता है कि संसद किसी राज्य के नाम, सीमा आदि में क्या कर सकता है कि आपको परिवर्तन कर सकता है। तो बच्चों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, चलिए उससे पहले हम थोड़ा सा इसको स्लाइड कर लेते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आजा। हाँ चलिए आइए देखिए, अब ये समझाएं इस प्रश्न को। देखिए जस्ट ये प्रश्न जो है वो आपको आ गया है, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस इसके आंसर को बताते हैं। अगर एनालिसिस करने वाले होंगे तो करेंगे, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। जस्ट अभी समझाया, कह रहा कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो यह आपको संसद को है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अभी बताए थे आपको अनुच्छेद 3 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद
3 के तहत संसद जो है किसी राज्य के नाम, सीमा आदि में क्या कर सकता है कि आपको परिवर्तन जो है वो आपको कर सकता है। तो इस पे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता जो है वो आपको नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जान लीजिए कि नवीन में जो कुछ राज्य गठित हुए, मतलब हाल के वर्ष में जो कुछ राज्य गठित हुए उसके बारे में जान लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे राज्य में, तो आपको तेलंगाना की, किसकी बात करेंगे, तेलंगाना की। तो तेलंगाना का जो गठन हुआ था 2 जून, ठीक है ना, आपको 2014 को, कितना को, 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। उसके बाद आइए चलते हैं हम लोग डेट के साथ आगे, तो फिर हो जाएगा आपको झारखंड, क्या हो जाएगा, झारखंड। झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, क्या हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग उत्तराखंड, ठीक है ना। तो उत्तराखंड का जो गठन हुआ था उत्तर प्रदेश से अलग होकर, यह कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को, कितना को, 9 नवंबर 2000 को। देखिए ये नवीन राज्य है जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना, और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी जान लीजिए, ठीक है ना। इसके लिखने के पीछे एक मकसद है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको छत्तीसगढ़, क्या है, छत्तीसगढ़। तो साथियों ये जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना, इस छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था वो आपको 1 नवंबर 2000 को, क्या है, 1 नवंबर 2000 को। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो 29वां राज्य है वो आपको कौन है। तो देखिए तो भारत का जो 29वां राज्य बना था वो आपको कौन बना था, तेलंगाना। 28वां राज्य कहेंगे तो वो कौन बना था, तो आपको झारखंड। उसके बाद पूछेंगे कि बताइए 27वां राज्य कौन बना था, तो वो आपको कौन जानते हैं, उत्तराखंड। और 26वां राज्य जो बना था वो कौन बना था, तो आपको छत्तीसगढ़। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, क्या है, पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए प्रश्न काफी अच्छा है, आप लोग इसे समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है ना, एकदम इजी है। इसको लॉलीपॉप कहिए आप, ठीक है ना, ऐसा है क्योंकि आप लोग इसे पढ़े भी होंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्य में यानी कि किन 3 राज्य ने भारत में शामिल होना क्या किया था कि आपको विलंबित किया था। मतलब कहने का मतलब हुआ सभी राज्यों के, ठीक है ना, विलय के बाद भी कौन से 3 ऐसे राज्य थे जो आपको भारतीय संघ में मिलने से मना किया था, ठीक है ना। जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर। इधर है आपको जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको बी हो जाएगा। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो 3 रियासत है इस तीनों रियासत की कहानी को जानिए। ये जो हैदराबाद है, क्या है, हैदराबाद, ठीक है ना। तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसको सैनिक कार्यवाही द्वारा मिलाया गया था। कैसे मिलाया गया था, सैनिक कार्यवाही द्वारा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस रियासत को सैनिक कार्यवाही द्वारा मिलाया गया था, तो क्या कहिएगा, हैदराबाद को। और हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारतीय संघ में मिलाया गया था, तो कहेंगे ऑपरेशन पोलो के तहत। किसके तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत इसे क्या किया गया था कि भारतीय संघ में आपको मिलाया गया था, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, निजाम। और हैदराबाद के जो अंतिम निजाम थे वो आपको उस्मान अली खान थे। कौन थे, उस्मान अली खान थे, ठीक है ना। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब यहाँ से क्या है कि ये जो जूनागढ़ है तो इस जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। कैसे मिलाया गया था, जूनागढ़ को भारतीय संघ में जो मिलाया गया था वो आपको जनमत संग्रह के द्वारा। कैसे मिलाया गया था, जनमत संग्रह के द्वारा। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि किस रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारतीय संघ में बाद में मिलाया गया था, तो क्या कहेंगे, जूनागढ़ को। किसको, जूनागढ़ को। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि हैदराबाद को जो है, ठीक है ना, हैदराबाद नहीं कहेंगे, जम्मू और कश्मीर को जो है वो आपको भारतीय संघ में जो है वो आपको कब मिलाया गया था। तो देखिए तो जम्मू कश्मीर के राजा जो थे वो आपको श्रीहरि सिंह, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को, क्या है, 1947 को अपने रियासत का जो विलय है वो आपको भारतीय संघ में कर दिए थे। तो यहाँ से प्रश्न क्या आएगा कि देखिए कि कश्मीर रियासत का भारत में विलय करने वाले जो राजा थे वो कौन थे, तो हरि सिंह थे। किस रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संघ में मिलाया गया था, तो वो आपको जूनागढ़। क्या है, जूनागढ़। किस रियासत को भारतीय संघ में मिलाने के लिए जो था सैनिक ऑपरेशन चलाया गया था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो हो जाएगा आपको हैदराबाद। और हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही द्वारा भारतीय संघ में मिलाया गया था। और हैदराबाद में जो ऑपरेशन चला था ना साथियों, वो आपको ऑपरेशन पोलो चला था। क्या चला था, ऑपरेशन पोलो चला था। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए तो ये जो आपको 16 नंबर प्रश्न है
इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा, तो ये आपको बी हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू और कश्मीर जो है वो आपको भारतीय संघ में शामिल होना क्या किया था कि आपको विलंबित किया था। क्या किया था? विलंबित किया था। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा जो है वो आपको क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय संघ में कितने राज्य है। ठीक है ना। तो देखिए तो भारतीय संघ में जो है आप लोगों को पता होगा कितने राज्य हैं। क्या ऐसे क्वेश्चन तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप लोगों के मुंह पे ही याद होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि भारत संघ में कितने राज्य हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 21, 25, 28, 29। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको 28 राज्य। क्या है? 28 राज्य। और कहेंगे क्या जानते हैं, तो आपको 8 संघ शासित प्रदेश। क्या कहेंगे? 8 संघ शासित प्रदेश। तो साथियों इन चीजों का आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में भी कितने राज्य हैं, तो क्या कहोगे? 28। ठीक है ना। संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वो आपको 8 है। क्या है? 8 है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। ठीक है ना। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इसे समझिए। देखिए कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो आपको किस वर्ष किया गया था। तो देखिए भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वो आपको 1956 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1956 में। देखिए प्रश्न आपका यही कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये आपको 1956 में। कितना में? 1956 में। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि सर ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए तो ये जो आप देख रहे हो राज्य पुनर्गठन, क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग, आखिर यह बना कब था यह समझिए। तो पंडित नेहरू के द्वारा क्या हुआ था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो आपको गठन किया गया था वह कब किया गया था जानते हैं, तो यह आपको 1953 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दिया था, क्या दिया था? रिपोर्ट। देखिए राज्य पुनर्गठन ने अपनी जो रिपोर्ट दिया था वह कब दिया था? 1955 में। और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में क्या हुआ था कि आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था। क्या बना था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो बना था वह आपको कब बना था? 1956 में। कितना में बना था? 1956 में। और जिस समय राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1956 में, ठीक है ना, उस समय भारत में क्या थे कि आपको 14 राज्य और 6 जो थे वो आपको केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। तो फिर यहाँ से साथियों आपका एक क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसका गठन कब हुआ था? 1953 में। इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब दिया था? 1955 में। ठीक है ना। फिर है कि आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो आपको कब बना था, तो वह आपको 1956 में। तो यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग थे इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे वो आपको फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार भारत में जो राज्यों का गठन किया गया वह कैसे किया गया जानते हैं, तो आपको भाषा के आधार पर। कैसे कहेंगे? भाषा के आधार पर। तो साथियों आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया था, तो आप क्या कहोगे? भाषा के आधार पर। कैसे कहेंगे? भाषा के आधार पर। ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1953 में। अर्थात कहने का मतलब है कि एक आयोग का गठन पंडित नेहरू के द्वारा 1953 में क्या हुआ था कि आपको किया गया था। और इस आयोग ने 2 वर्ष जो था देश के कोने कोने में घूमकर पता किया कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए। और इसी रिपोर्ट को उसने क्या हुआ था कि आपको दिया था 1955 में। तब चलकर 1956 में आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो आपको क्या हुआ था? पारित हुआ था। क्या हुआ था? पारित हुआ था। और इसी के आधार पर क्या हुआ था कि भारत में राज्यों का क्या हुआ कि आपको निर्माण हुआ। अर्थात कहने का मतलब है कि भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको न्यायमूर्ति फजल अली थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य जो था वो आपको कौन बनाया गया। देखिए प्रश्न आपका यही कर रहा है, क्या समझिए कि भाषाई आधार पर, ठीक है ना, नहीं दिख रहा है तो एक बार और देख लीजिए। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बना था, तो यह जो है आपको कौन बना था समझिए इसको, ठीक है ना। ऑप्शन ए कह रहा है आपको केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी जो है वो आपको महाराष्ट्र।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ था कब हुआ था जानते हैं? 1953 में। कितना में? 1953 में। तो देखिए, तो कुछ जो राज्य है जो आपको उस समय बने थे और उसके जो कुछ गठन वर्ष है उसको भी जान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, हम यहाँ से लाइन से कुछ राज्यों के नाम लिख रहे हैं, आपको उसे याद रखना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? क्या इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि ये जो महाराष्ट्र है, क्या है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? गुजरात का गठन कब हुआ था? फिर पूछा जाएगा आपको कि नागालैंड, क्या है? नागालैंड का गठन जो है आपको कब हुआ था? फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आपको हरियाणा का गठन जो है वो आपको कब हुआ था? तो चलिए साथियों, पहले इतने राज्यों को हम लोग समझते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, ये जो देख रहे हैं आप आंध्र प्रदेश, यह जो बना था 1953 में, महाराष्ट्र 1960 में, गुजरात ये भी आपको 1960 में, और नागालैंड सामरिक महत्व के आधार पर क्या होता है जानते हैं? 1963 में बना था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामरिक महत्व के आधार पर भारत में किस राज्य का गठन हुआ था? तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? नागालैंड। और नागालैंड जो है असम को काटकर क्या हुआ था कि आपको बना था। फिर आपको हरियाणा हिंदी भाषा के आधार पर यह बना था। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर हरियाणा जो है किस राज्य से अलग होकर बना था? तो यह आपको पंजाब से, क्या है? पंजाब से। तो इन चीजों को भी आपको याद रखना है। और हरियाणा का गठन जो है कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। तो इन चीजों को याद रखना है। फिर यहाँ से आएगा आपको हिमाचल प्रदेश, क्या है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो आपको कब हुआ था? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में हुआ था। तो इन सभी चीजों का आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो ऊपर का 4-5 याद रखिए, और इधर का जो है 2000 से लेके 2019 तक का ये हम पूरा आपको बता दिए। हाँ, और आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिक्किम से, क्या है? सिक्किम से, कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था? तो 1974 में। और जबकि सिक्किम भारत का जो पूर्ण राज्य बना था वो आपको कब बना था जानते हैं? तो वह आपको 1975 में। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सर सिक्किम भारत के किस क्रम का राज्य बना था? तो सिक्किम जो है भारत के 22वें क्रम का राज्य बना था। किस क्रम का? 22वें क्रम का, और 36वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सिक्किम जो भारत का राज्य बना था किस संविधान संशोधन द्वारा? तो आपको मतलब 36वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत का कैवा राज्य बना था? 22वां राज्य। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था? 1974 में। पूर्ण राज्य कब बना था? तो वो आपको 1975 में। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी जो विशेषता है वो आपको इंग्लैंड से जो है वो आपको ली गई है? क्या है? ली गई। तो आइए थोड़ा सा इसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। शुरू में भी समझा दिए थे, आप लोगों को तो ऐसे ही याद होगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो हमारे भारतीय संविधान में इंग्लैंड से क्या क्या चीज लिया गया है उसको हम लोग जानेंगे पहले, ठीक है ना। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों संसदीय शासन प्रणाली, बी कह रहा है संघीय प्रणाली, सी कह रहा है मूल अधिकार, और डी कह रहा है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो देखिए, तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हो मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, यह भारतीय संविधान में अमेरिका से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका से। जबकि हमारा जो संघीय प्रणाली है वो आपको कनाडा मॉडल पर क्या है? आधारित है। तो बचा कौन? संसदीय शासन प्रणाली। तो यही संसदीय शासन प्रणाली जो है भारत में वो कहाँ से लिया गया जानते हैं? तो आपको यानी कि ब्रिटेन से, यानी कि इंग्लैंड से लिया गया। इसके अलावा ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो भी आपको ब्रिटेन से ही क्या है कि आपको लिया गया है। एकल नागरिकता के अलावा विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, क्या है? प्रक्रिया है विधि का शासन, रूल मतलब रूल ऑफ जो लॉ है, ठीक है ना, यानी विधि का शासन, वो भी आपको ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा विधि के समक्ष समानता, यह भी आपको ब्रिटेन से जो है वो आपको लिया गया है। तो देखिए, तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है बराबर आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इन सभी प्रश्नों को साथियों आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है। तो वही कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जो है वो आपको इंग्लैंड से ली गई। तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि लिया गया कहाँ से? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको ब्रिटेन से, ठीक है ना। इसके अलावा विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि के समक्ष समानता, यह सब जो है आपको ब्रिटेन से लिया गया है। संघीय प्रणाली कनाडा से, राज्यपाल की नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया वो भी आपको कनाडा से, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका, जनहित याचिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो पद है,
इसके अलावा विधि के समक्ष संरक्षण और भी चीजें, जैसे आपको प्रस्तावना का विचार, ये सारे चीज जो है हमारे भारतीय संविधान में वो आपको अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। कल हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।